नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। आज हम बात करेंगे IBPS RRB स्केल 2 और स्केल 3 GBO एग्ज़ाम जो कि 2024 के अंदर कंप्लीट हुआ था। उसके टॉपिक वाइज एनालिसिस और स्ट्रेटजी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट था और कौन सा अगले अटैम्प्ट के लिए कैसे प्रिपेयर आपको करना चाहिए, उसके बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे। जो ये एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है ये 200 मार्क्स का होने वाला है और 200 नंबर्स का इसके अंदर जो होने वाला है, जिसके अंदर जो आपका सेक्शन वाइज रहने वाला है वो आपका रहने वाला है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड NDI, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप उसमें चूज करते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और टॉपिक वाइज हम देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, किस सेक्शन के अंदर कितना हम यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो बात करते हैं एग्ज़ाम में आने वाले सेक्शंस की हम। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो सेक्शंस आने वाले हैं वो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, NDI, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी जो भी आप उसमें चूज करते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज। जो इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं वो 40 रीजनिंग के, 40 आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड DI के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चूज़ करते हैं उसके 40, और कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे ये रहने वाले हैं। 40 200 क्वेश्चंस, जिसके अंदर जो रीजनिंग का वेटेज रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यहाँ पे 50 मार्क्स का रहेगा। बाकी जो है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर का जो रहने वाला है यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा। पहले तक IBPS जो एग्ज़ाम करवाता था उसके अंदर किसी तरह का टाइमिंग का यहाँ पे क्लॉज नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस इसके अंदर कर दिया है। जो क्लरिकल और PO के जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें टाइमिंग यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता था मेंस के एग्ज़ाम के अंदर, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिया, और लास्ट ईयर से इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे चालू कर दिया है। जो रीजनिंग आपको टाइम मिलने वाला है यहाँ पे 30 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट्स मिलने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पे आपको पूरा 30 मिनट्स मिलने वाला है, और कंप्यूटर नॉलेज को सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट्स। मीन्स कोई भी बंदा यहाँ पे एग्ज़ाम जो देने वाला है उसका ये टाइमिंग जो है वो फिक्स रहने वाला है कि इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर इतना टाइम इनको मिलने वाला है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो यहाँ पे फॉर्म्स फिल करने वाला है, एक चीज़ सभी के लिए कॉमन रहेगी कि पेपर में सभी को 200 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, और जो टाइमिंग मिलने वाला है वो लगभग 2 आवर्स का दोनों का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यूसली ऐसी तैयारी करनी है कि इस टाइम के अंदर पेपर में जितना हो सके उतना हमको अटैम्प्ट करना है, और एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे सोल्व करना है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतने ज़्यादा मार्क्स हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जिसके अंदर जो रीजनिंग वाला पोर्शन आ जाता है और क्वांट एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ जाता है, ये दोनों आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस आप लोगों ने की है। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह के अंदर क्या है, आपको 6 मंथ का यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे पढ़ना है। उसके अलावा स्टैटिक पार्ट और बैंकिंग वगैरह वो हम देखते हैं चलो कंटिन्यूसली। वैसे तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा था, लेकिन इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट स्ट्रेटजी हम फॉलो देख लेते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और जो पर्टिकुलर है अलग अलग वीडियोज़ वगैरह है, इसके अंदर बहुत सारे न्यू चैनल्स वगैरह हैं जहाँ पे ये वीडियोज़ वगैरह अपलोड होती हैं। एक ही को 3-4 टुकड़ों में बांट के यहाँ पे किया जाता है, वैसा हम नहीं करते। इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक टॉपिक वाइज यहाँ पे लेते हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर हमको देखने को मिला था। वो रीजनिंग के अंदर सबसे पहले हम उठाते हैं। देखो रीजनिंग को क्या है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आएंगे। तो जो वेटेज वाला पोर्शन है रीजनिंग के अंदर हमेशा से रहा है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, आप क्लर्क उठा लो, पीओ उठा लो, स्केल 2 उठा लो, 3 उठा लो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पजल्स जो है ना वो मेजर रोल प्ले करती है। इसमें लगभग 5 या 6 तरह के टाइप्स आते हैं। वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे देख लेंगे। लगभग ज़्यादा नहीं तो दो या तीन पजल्स मैं यहाँ पे वीक के अंदर आपको सॉल्व करा दूंगा। उन्हीं की प्रैक्टिस आप करते रहना। उसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज भी आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं। एक बार आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी भी तरह की 5-6 टाइप्स की जो पजल्स आती है उनका सभी सेक्शन के अंदर से 2-2 3-3 पजल्स मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। उससे एक आपका आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद में बहुत सारी बुक्स वगैरह भी आती हैं, या मैं कहूँगा आपको टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना, तो वहाँ पे आपके जो डाउट्स वगैरह भी हैं वो क्लियर होते जाएंगे और साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो मेजर रोल जो रहता है इसका पजल का रहता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन रहे थे लगभग 15 से 20, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट ईयर पजल से आए थे। इसके अलावा यहाँ पे सिलोजिज्म और इक्विलिटीज, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। इसके अलावा हमारा ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, इन दोनों को मिला के लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन थे। इसके अलावा कितना हो गया, 20, 30, 40, ये लगभग 40 क्वेश्चन का यहाँ पे आपका हो गया है। तो लास्ट ईयर जो देखने को मिला था मेजर रोल पजल का, और हर बार एग्ज़ाम के अंदर ये पजल का ही हमको मेजर पोर्शन हमें देखने को मिलता है। लगभग 3-4 पजल यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। लास्ट ईयर जो था मशीन इनपुट आउटपुट, मैंने लास्ट ईयर किया था वो मैं बताता हूँ। पजल यहाँ पे लगभग 4 पजल मेरे आई थी, जिनमें से 3 पजल मेरी बन गई थी और मशीन इनपुट आउटपुट मेरा बन गया था। लगभग 20-21 के आसपास मेरे यहाँ पे नंबर आए होंगे, जो इन्हीं के अंदर हो गया था। टाइम का पहली बार हुआ था तो मुझे भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस वगैरह मैंने नहीं की थी उसमें, जिसका बाद में मुझे बड़ा हुआ था कि अगर मैं प्रैक्टिस और करके जाता तो और इसमें बेटर कर सकता था। लेकिन जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे मिल गई थी एग्ज़ाम के अंदर। तो पेपर के अंदर क्या है, आप पूरा करके आ रहे हैं, नहीं है करके आ रहे हैं, उतना आपने अटैम्प्ट कर लिया है कि आपने अपनी जो एग्ज़ाम के अंदर पहले जो रिटर्न की कट ऑफ है वो आपने क्लियर कर ली, और उसके बाद इंटरव्यू की कट ऑफ कर ली। दोनों में ये मान लो ऑन एन एवरेज अगर कट ऑफ से आप 10-12 नंबर ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कोई ना कोई बैंक आपको सिक्योर मिल जाएगा। देखो पहली प्रायोरिटी हमेशा से जो मेरी रही थी कि पहले मुझे जॉब लेनी है, पहले मुझे चांस मिलना चाहिए, चॉइस बाद में मैं देख लूँगा। अगर कोई भी आरआरबी आपको एक बार मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में आप ज्वाइन कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी भी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। आपको एक चांस की ज़रूरत है, चॉइस उसके बाद में आप देख लेना। कोई भी आरआरबी अगर आपको मिल रही है तो आपको ज्वाइन करनी है। लेकिन ये वाले कुछ टॉपिक्स होंगे जो टॉपिक्स के ऊपर आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। ये मेजर पोर्शन है, हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करने। 50 नंबर का ये रीजनिंग आने वाला है, 50 में 50 यहाँ पे कोई भी नहीं है जो लेके आने वाला हो, और आपको भी नहीं लेके आने हैं। लेकिन जो मेजर पोर्शन है जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं वो हमें छोड़ना नहीं है। देखो रीजनिंग के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की और डीआई की। जनरली जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बता दूं, ये मैथ का पोर्शन ही होता है। जनरली आईबीपीएस के अंदर जो मैथ है उसको ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डीआई बोलते हैं हम। पहले तक से क्वांटिटी एप्टीट्यूड आती है जिसमें अर्थमेटिक पार्ट आता था, बाद में डीआई का पोर्शन इसमें बढ़ा दिया गया, और अब तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है मैथमेटिक्स का। जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ हो, आईबीपीएस, आरआरबी, स्केल 2 हो, 3 हो, या कोई इंश्योरेंस सेक्टर के कोई भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसमें डीआई भी मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है।
जो डीआई है उसके अंदर लगभग 3 या 4 तरह के वेरिएंट यहाँ पे होते हैं। टेबुलर डीआई हो जाती है, बार ग्राफ वाली हो जाती है, एक शायद केसलेट वाली होती है, एक पाई चार्ट वाली होती है। तो दो दो तीन तीन इसके अंदर से हम देख लेंगे ताकि ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक तो टेबुलर डीआई होती है, एक पाई चार्ट होती है राउंड सर्किल वाली, इसके अलावा एक बार ग्राफ वाली होती है और केसलेट वाली डी होती है। तो इनमें से दो दो तीन तीन डीआई मैं यहाँ पे करवा दूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए किस तरीके से क्या हमको सोल्व करनी है। हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है यहाँ पे, तो आपको जैसा तरीका अच्छा लगता हो, जो आपने पहले पढ़ा हो यहाँ पे, उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। नए तरीके यहाँ पे नहीं सीखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके हमें प्रैक्टिस के साथ में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो पहले से आप करते हुए आ रहे हैं उन्हीं तरीक़ों के साथ में करना, स्पीड उसी से निकल के आती है। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इनके चक्कर में अभी मत पड़ना, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास में अभी बचा नहीं है। 28 दिसंबर को यहाँ पे हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। लगभग 3 महीने, अगस्त हमारा चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे पूरा 4 महीने हैं। लगभग 120 डेज़ यहाँ पे हमारे पास में बचे हुए हैं। तो अब 120 डेज़ के अंदर इस तरह की तैयारी हमें कर लेनी है कि एग्ज़ाम के अंदर वो आप पहली पोजीशन सिक्योर कर लो कि जो भी आपका स्टेट हो, स्टेट के अंदर आपको वो बैंक मिल जाए। तो यहाँ पे डीआई का पोर्शन हो गया। इसके अलावा अर्थमेटिक का पोर्शन आता है। अर्थमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, एवरेज आ जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है। इसके अलावा रेशो आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये चैप्टर आ जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के मोटे मोटे 6-7 चैप्टर्स होते हैं, जिनमें से 2-2 3-3 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो इन पे भी हमें पकड़ करनी है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन आपको डेली के यहाँ से लेने हैं। जो आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लेंगे उसमें सेक्शनल टेस्ट के भी ऑप्शन आते हैं। आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट के अंदर आ रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले लो। आप पीओ के अंदर प्री लेवल की टेस्ट सीरीज आपको सोल्व करनी है, और क्लर्क के अंदर प्री और मेंस लेवल की। अगर आप क्लर्क वाली ले रहे हैं तो प्री और मेंस वाले जितने भी टेस्ट है वो सारे आपको सॉल्व कर देने हैं। और अगर पीओ की ले रहे हैं तो पीओ के अंदर प्री लेवल की एग्ज़ाम का उससे ज़्यादा लेवल टफ नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल का होने वाला है। अगर पीओ लेवल की भी आप तैयारी करके जाते हैं तो इतना मानिए कि आप आराम से सिक्योर कर लेंगे। जो भी आपका होम स्टेट है वहाँ की आप क्लियर आराम से कर लेंगे। और इस बार तो सुनने में आ रहा है वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा इसमें स्केल 2 में और 3 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो ये मान के चलो यही हमारा लास्ट अटैम्प्ट हो, और इसके बाद में हम अगर स्केल 2 में जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जॉब लेने के बाद में 3 में जाएं। और अगर 3 के अंदर जा रहे हैं तो जो भी आपके साथी होंगे उनको आपको अच्छे से गाइड करना है कि मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, यहाँ इस रिसोर्स से मैंने पढ़ाई की थी, इस तरीके से मेरा वे ऑफ पथ रहा था जिसके अंदर जाके मैंने अपना एक ये गोल अचीव किया है। तो आपको गाइड करना है। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि यही आपका लास्ट अटैम्प्ट हो और इसी के अंदर आप लोग अपना जो ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब का वो क्लियर कर लें। इसके अलावा यहाँ पे मिसिंग नंबर्स वगैरह की सीरीज आने वाली हैं। एग्ज़ाम का जो है हमेशा जो फेवरेट रहा है, मैंने बताया, एक तो डीआई रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीआई हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और सीरीज, नंबर सीरीज। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा आने ही आने वाले हैं। और तीनों के अंदर आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कोई भी तरह की आप टेस्ट सीरीज खरीदना, पजल्स के 1 या 2 पजल आपको डेली की लगा के चलनी है। एग्जाम तक जाते जाते आप, मैं मान के चलूँ 120 पजल आप लगा के जाते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आप रहेगा कि 30 मिनट के अंदर ये पजल्स आप कर देते हैं। और प्रैक्टिस से पहली चीज़ स्पीड आएगी, दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आएगा क्या मुझे नहीं पजल सॉल्व करनी है, कौन सी पजल मुझे सॉल्व करनी है, क्योंकि लगभग 6-7 तरह के वेरिएंट इसके अंदर आते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे मान लो बॉक्स बेस पजल आप बना रहे हैं, जिसके अंदर हमेशा से मुझे दिक्कत आती है कि ये पजल मैं नहीं बनाऊंगा, तो पहले से आपको पता चल जाएगा। जैसे आजकल बिल्डिंग्स वाली
पजल्स वगैरह आने लगी है जिसके अंदर फ्लैट 1 और फ्लैट 2 ये दिया रहता है। तो अगर मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे पता है कि ये जो बिल्डिंग वाली पजल आ रही है ये मेरे से नहीं बन रही है, तो ये मुझे देखते ही छोड़ देनी है, तो वहाँ पे अपना टाइम बच जाएगा। नहीं तो अननेसेसरी क्या है 30 मिनट्स कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो अपने को अभी से साथ में लेके चलने हैं ताकि बाद में जाके मुझे ये दिक्कत ना आए उसके अंदर। तो प्रैक्टिस से 2 चीज़ अपनी सॉल्व होने वाली है, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा स्पीड, और तीसरा क्या होगा, क्या मुझे करना है, डू एंड डोंट्स, क्या मुझे अटैम्प्ट करना है और क्या मुझे अटैम्प्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम के अंदर जो ये IBPS की एग्ज़ाम होती है इनके अंदर सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के अंदर जो है क्या करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, जिस पार्ट को हमें देखते ही छोड़ देना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के अंदर हमेशा आता है अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें एक वर्ड बनाना आता है मीनिंगफुल। मैं हमेशा से उस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। मुझे पता है कि डिक्शनरी के अंदर मैंने इतने वर्ड्स याद नहीं कर रखे कि हर वर्ड का मुझे अर्थ पता हो, कौन से का अर्थ बनेगा नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन को मैं देखते ही छोड़ देता हूँ, तो वो मेरे 30 35 50 सेकंड जो भी ख़राब होने वाले मैं दूसरे क्वेश्चन पे दे सकता हूँ। तो वही अप्रोच आपको यहाँ पे रखनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है जिससे मुझे ये पता चले क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा रिसोर्सेज हमें फॉलो नहीं करने हैं। इस चीज़ से हमें बचना है। कई बार क्या रहता है बहुत सारी टेस्ट सीरीज हम ले लेते हैं, बुक्स लेके आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल हम देखते रहते हैं जिसके अंदर अलग अलग चैनल्स वगैरह जो स्ट्रेटजी अपनी बताते रहते हैं वो हम फॉलो करते रहते हैं। बाद में एंड में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मिस करते हैं कि यार मैंने सब कुछ फॉलो किया लेकिन खुद की स्ट्रेटजी कभी बना ही नहीं पाया। तो ये चीज़ें हमें कभी नहीं करनी है एग्ज़ाम के अंदर। रिसोर्सेज ज़्यादा हमें नहीं करनी, 1 या 2 मैक्सिमम, बस उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हमें फॉलो नहीं करने। क्योंकि एक वर्किंग एम्प्लॉय के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जॉब के साथ में इन सब चीज़ों को मैनेज करना। टाइम हमारे पास में लिमिटेड रहेगा, साथ ही करंट जो जॉब आप कर रहे हैं उसका भी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, कल जाके मुझे ये करना नहीं करना है वो, उसके साथ में पढ़ाई करना, तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और ये 3 महीने 4 महीने का जो टाइम है यकीन मानिए दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी हैं इतनी आने वाली है कि अगर आप सिलेक्शन नहीं लेते कोई दूसरा उस सीट को लेके जाएगा, तो जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा। और अगर आप ये मान के चलिए आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हो उस सीट को पाने के लिए, कोई दूसरा उस सीट को पाने के लिए मेहनत कर रहा होगा, फिर आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़ेगा, जो मैं भी नहीं चाहता कि किसी को करना पड़े। हो सकता है हार्श आपको ये बातें लग रही हों, लेकिन जो प्रेजेंट सच्चाई यही है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा रिसोर्सेज हमें फॉलो नहीं करने हैं। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे करनी है। इसके लगभग जितने वेरिएंट होते हैं 20 30 50 क्वेश्चन, जिस टाइम में मैं पढ़ाई करता था वही मैं लास्ट ईयर पढ़ के गया था और मेरा उनसे काम हो गया था, वो जब मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगा। उसके अलावा DI जितने तरह के 3 4 तरह के पैटर्न्स इसके अंदर आते हैं तो 2 2 3 3 मैं यहाँ पे करवा दूँगा। नंबर सीरीज जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी आपको करनी है यहाँ पे। तो टेस्ट सीरीज जो भी आप लेने वाले हो उस टेस्ट सीरीज के अंदर ये सब चीज़ें आपको करनी है और उसके अलावा उनका एनालिसिस करना है। कमेंट सेक्शन अपना चालू है, उसके अंदर जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो आप पूछिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा या जब भी मैं कमेंट देखता हूँ तो डेफिनेटली उनका मैं रिप्लाई करूँगा। तो मैथ सेक्शन अपना हो गया है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन फाइनेंशियल अवेयरनेस। रह गई थी, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर मैथ के अंदर जो है कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और वो कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको क्या करना है, आपको टेबल्स जो हैं पहाड़ें लगभग 1 से 25 तक के यहाँ पे टेबल याद कर लेनी है। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा आपको स्क्वायर याद करने हैं लगभग 1 से 30 तक के। मेरे को लगभग 65 के आसपास तक के याद थे, लेकिन अगर आप 1 से 30 तक के भी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के अंदर काम चलाओ अपना काम हो जाएगा कि पेपर को अटैम्प्ट करके अपन देख सकते हैं उसमें। बाकी जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप याद कर सको उतने याद करना। बाकी जब भी जो भी क्लास में दूंगा यहाँ पे उसके अंदर कोशिश करूँगा यहाँ पे इन दोनों तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पे डेली रिपीट हम करें। एग्ज़ाम के 2 मिनट 3 मिनट जो भी वीडियो हम बनाएंगे 2 3 मिनट इनको दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो। इसके अलावा क्यूब्स ही मान के चलो लगभग 25 तक के आपको क्यूब्स यहाँ पे याद रहने चाहिए। डेली इनको लिख लो पेपर के ऊपर और डेली की डेली हमें याद करना है। इसके अलावा चौथा चीज़ हमें क्या करना है, परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर मैं कहूँ कि एक की वैल्यू क्या होती है 100%,
1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%, 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। तो इस तरह के परसेंटेज की जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे याद करनी है। डीआई के अंदर डेली के हमको क्या करना है, डीआई के 2-3 सेट हमको डेली के निकालने हैं। पजल में भी सेम चीज़ करनी है, दो या डेली की कम से कम एक पजल तो आपको निकालनी ही निकालनी है। बाकी 2-3 निकालोगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा। अर्थमेटिक पोर्शन के अंदर जो हमने पीछे देखा है, जो दे रखा था, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, रेशो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो इनके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं। रोज़ इनके 2-3 अगर आप क्वेश्चन करते रहोगे तो एग्जाम तक वो कॉन्सेप्ट्स हमें याद रहेंगे। नहीं जनरली क्या रहता है, पहले मैं ये देख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने चैप्टर लिया, पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे चैप्टर निकाल दिया, लेकिन जब मैं 20 या 25 दिन के बाद में परीक्षा के अंदर बैठता हूँ या फिर वो टेस्ट सीरीज़ देने के लिए बैठता हूँ तो उस टाइम पर मुझे वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखना ही बंद कर दिया। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप एक कॉपी पेन लेना, अपने क्वेश्चन उसके अंदर लिखना। जैसे 2 क्वेश्चन आज मैंने सोल्व किए हैं तो दोनों क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिख लिए, और उनका जो जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन उसके अंदर किया है वो आप नीचे लिख लेना उसके अंदर। तो जब भी आप उसे उठा के देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। तो डेली उसको देखते रहना है कि मैंने इस तरीके से किया है। सेम चीज़ आपको पजल के अंदर करनी है, पजल आपको लिख लेनी है, लिखते नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। उसके जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं कि मैंने ये वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ देखा था, इसमें मैंने ये करना था, जो की पॉइंट्स हैं कि जैसे ए बी के 2 कदम आगे बैठ रहा है, ए बी के बीच में एक व्यक्ति, तो इस तरीके से उनको अंडरलाइन करते हुए चलना। फिर जब भी उनको आप देखोगे वो तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेंगे, और सेम चीज़ एग्जाम के अंदर होगे, अरे ये वाला मैंने उस दिन किया था, इस तरीके से मुझे ये करना है, तो काफ़ी ईजी वो रहेगा। तो अभी देखते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। देखो, आरआरबी स्केल 2 और 3 की जो एग्ज़ाम के अंदर सबसे मेजर रोल प्ले करता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे बंदे लास्ट ईयर में देख रहा था जिनके 110 का भी स्कोर था, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर 1 नंबर का स्कोर वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज वापस से वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे शायद उनको पता होगा, ऐसा उनके साथ में हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे 100+ का स्कोर करके बैठे थे, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो कट ऑफ थी वो क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो बहुत दुख होता है कि लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया, वापस मुझे इस साल सेम एग्ज़ाम मुझे देना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी और मैं मेहनत कर लेता या फिर इधर उधर से रिसोर्सेज देख लेता तो शायद लास्ट ईयर ही मेरा हो जाता कहीं ना कहीं, इस साल मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज इस समय जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी हिसाब से वो लोग भी किसी न किसी को गाइड कर रहे होते तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी को इस तरीके से आपने कुछ अचीव किया और किसी और को अपनी जर्नी के बारे में इस तरीके से शेयर कर रहे हैं, और बड़ा दुख होता है जिस टाइम पे केवल 1 आधे नंबर की वजह से आप कट ऑफ में रह जाते हैं और इतना अच्छा स्कोर करने के बाद में भी जॉब नहीं मिल पाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। बाकी जिनके साथ में हुआ है उनके लिए मुझे बहुत दुख है। तो देखते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर हमें क्या क्या करना है। देखो, आरबीआई के सर्कुलर्स, ज़्यादा डीपली इसके बारे में हमें नहीं जाना, जो मोटा मोटी चीज़ें चल रही हो करंट सिनेरियो के अंदर, अगर आरबीआई उनके बारे में कुछ कह रहा है तो हमें देख लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा था लास्ट ईयर जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो उस टाइम पे लगभग 200-300 पेज के आरबीआई सर्कुलर थे, और वहाँ पे रटने के लिए रट रहे थे बैठे बैठे। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे निकालना है। तो आरबीआई के सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें मेजर रोल जो अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चल रही है, जैसे यूपीआई चल रहा है 2.0, इसे और अपग्रेड करने के बारे में चल रहा है, इससे रिलेटेड सर्कुलर आए हैं तो वो हमें देखना है। इसके अलावा क्या देना है हमें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो पीएसएल है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड कोई नॉर्म्स आरबीआई सर्कुलर के अंदर आए हैं, कुछ चेंज हुआ है तो वो हमें देखना है। इसके अलावा बेसल नॉर्म्स हमें देखना है, एनपीए से रिलेटेड कुछ आया हो तो वो हमें देखना है, सरफेसी एक्ट हमें पढ़ना है, फिर रिसेंटली जो आरआरबी के मर्जर हुए हैं ये हमें देखना है, क्योंकि इस साल सबसे बड़ा यही है जो इम्पोर्टेंट है, किस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ है। जब नेशनलाइज बैंक मर्ज हुए थे तो उस साल भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आईबीपीएस ने पूछे थे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार हमारा हो जाता है। लास्ट ईयर जो था वो बजट में से क्वेश्चन पूछे थे,
अब देखो लास्ट ईयर क्या था, एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा सितंबर में हुआ था, और जो बजट आता है हमारा फरवरी के अंदर आता है। तो 6 मंथ का क्राइटेरिया जो है इसके अंदर आ रहा था, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी था इस बजट के अंदर से हमारे पूछा गया था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर को में होने वाला है ना। तो इस साल हमें क्या करना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी जो बजट के अंदर अनाउंस हुआ है वो, और साथ ही जो पिछली जो जितनी भी स्कीम होंगी उनका जो रिवाइज टेन्योर हुआ होगा, जो बढ़ाया गया है उस वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये मेजर पोर्शन हमारा रहने वाला है जो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखना है। तो फाइनेंशियल इवेंट्स में मैंने बताया आरबीआई के सर्कुलर हो गए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई, बेसल नॉर्म्स हो गए, एनपी रिकवरी मेथड हो गए, इसके अलावा सरफेसी एक्ट हो गया जो रिसेंटली मर्जर हुआ है आरआरबीज का, तो उसके हेडक्वार्टर्स वगैरह वो सब हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, वो सभी हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम्स वो रहने वाली हैं जिनका टेन्योर गवर्नमेंट ने बढ़ाया। जैसे 5 साल पहले कोई स्कीम लेके आए थे, अभी उस स्कीम का जो टेन्योर है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, तो वो स्कीम का पोर्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर यहाँ पे करना है। तो मेजर पोर्शन यही रहने वाला है। इसके अंदर भी मैं यही कहूँगा, ज़्यादा रिसोर्सेज हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करने हैं। जितना लिमिटेड कंटेंट आपके पास में होगा उतना ज़्यादा आप कवर उसको कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना, एक या दो रिसोर्सेज से ज़्यादा फॉलो नहीं करना। यूट्यूब के चैनल्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा वीडियो, मैं कह रहा हूँ अगर आप अगले 5 साल तक भी पढ़ना स्टार्ट करें ना तो वो वीडियो ख़त्म होने वाले नहीं है, इतना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। लेकिन लिमिटेड रिसोर्स के साथ में जाना है और लिमिटेड तैयारी के साथ में हमें मतलब एक्सट्रीमली आउटपुट हमें निकालना है। एक जॉब सिक्योर हमें करनी है। उसके बाद तो यार बहुत टाइम पड़ा है पीएचडी करने के लिए। चलिए अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। देखो अब बात हम कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। इसके अंदर 40 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। टाइम हमें मिलना है 15 मिनट, और जो मार्क्स इसके होंगे हैं वो 20 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन यहाँ पे आधे मार्क्स होने वाला है। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस के अंदर यहाँ पे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसके शॉर्टकट्स वगैरह वो सब हमें यहाँ पे देखने हैं। दूसरे यहाँ में हमें पढ़ना है इंटरनेट और नेटवर्किंग। तीसरा में यहाँ पे पढ़ना है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लाइनक्स वगैरह होता है, विंडोज़ रहता है, इन सब के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। शॉर्टकट कीज। इसके अलावा कंप्यूटर हिस्ट्री वगैरह, एक आधे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं हर बार। तो मेजर पोर्शन ये हमारा रहने वाला है कंप्यूटर का, जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है। जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज करने वाले हैं, उसके अंदर सेक्शनल के अंदर कंप्यूटर और हिंदी का जो सेक्शन आता है उसको करते जाना, बार बार उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो उसी से ही हमारा सोल्व हो जाएगा। जो कंप्यूटर का पेपर हर बार ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे रहता है। तो ये सोच के इसके अंदर नहीं जाना मैं इसको कर दूंगा, बाद में एक दिन के अंदर पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, वैसा इसके अंदर नहीं करना है। इसको छोड़ना नहीं है। जो कंप्यूटर के 20 मार्क्स है, हर एक कोई इसके अंदर से ये मान के चलो 15 से 20 के बीच में यहाँ पे नंबर सिक्योर करता है। कुछ नहीं है, डेली की अगर 10, 12, 15 क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं तो आराम से ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट ही आता है, उसी पर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बस नंबर यहाँ पे पूरे पूरे आप सिक्योर यहाँ पे कर लेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश। देखो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन जो आप कर रहे हैं, इसके अंदर पैसेज, अब चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, पैसेज वाला पोर्शन आना ही आना है। इसके अंदर से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हमारी यहीं से आ जाता है। इसके अलावा अरेंजमेंट,
यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट वाली चीज़ें आती, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, जिसके अंदर हमें एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे बनाना पड़ता है। लगभग इसके भी 5 से 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा एरर्स वाले, अब वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एरर्स वाले क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपकी कहाँ से आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रीडिंग करनी है। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स हो नहीं इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, कंटिन्यूसली ये चीज़ें हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, एरर्स के, ग्रामर के रूल्स वगैरह हमें यहाँ पे पता होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखते हुए चलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग वगैरह करनी हो, ये पोर्शन यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह, फ्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ वाले सेक्शंस के लिए यहाँ पे डेली की क्विज वगैरह निकालती हैं। कुछ नहीं करना आपको, हिंदी और इंग्लिश की ये जो क्विजेज़ वगैरह होती है ये आपको डेली की डेली यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, इसके अंदर आपका ये वाला पोर्शन है, यहीं से होगा। डेली 5 से 10 मिनट यहाँ पे आपको देने हैं। डेली यहाँ पे कंप्यूटर के जो क्विज होंगे 15, 12, 20 क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, हर सेक्शन के, हिंदी हो इंग्लिश हो, वो यहाँ पे डेली की डेली आप सॉल्व करते हुए जाओगे। 120 दिन हमारे पास में है, तो ये मान के चलो डेली के 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे करें तो 1200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की। तो इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। ये वाला चीज़ जो है वो प्रैक्टिस की है और रीडिंग की है। जितना ज़्यादा रीडिंग आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा उतना यहाँ पे आप सोल्व कर पाएंगे और नंबर यहाँ पे गेन कर पाएंगे। अब एग्ज़ाम से रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर हुई थी, वो हम देखेंगे। एग्ज़ाम जो रहता है, एग्ज़ाम यहाँ पे डुएबल रहता है। एग्ज़ाम यहाँ पे डुएबल रहता है, आराम से आप एग्ज़ाम को पूरा कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि मैं इस पेपर को पूरा का पूरा अटैम्प्ट करूँ। पूरा पेपर कभी भी अटैम्प्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने प्रैक्टिस की है 2-3 साल कंटिन्यूसली, सेक्शनल टॉपिक्स वगैरह आपके क्लियर हैं, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। पेपर के अंदर किसी एक चीज़ को पकड़ के हमें नहीं चलना। जैसे कि आपने पजल ली है, पजल के अंदर ईगो के ऊपर आपने ले ली है कि ये पजल तो मेरे से सोल्व नहीं हो रही, इसी को मैं कर रहा हूँ। 30 मिनट्स निकल के बाद में पता चला कि पेपर के अंदर मैंने अच्छे खासे अटैम्प्ट्स वगैरह किए थे, लेकिन इस एक पजल के अंदर मैं बाकी पेपर, रीजनिंग के अंदर बाकी चीज़ों को देख ही नहीं पाया, और वो जो चीज़ें मैं नहीं देख पाया वो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे जो दूसरे कर गए, मेरे से ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए। ईगो के ऊपर किसी चीज़ को यहाँ पे हमें नहीं लेना है। कुछ ओवर थिंकर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि ईगो के ऊपर उन्होंने ले लिया, ओवर थिंक उसके ऊपर कर रहे हैं। इसी एक क्वेश्चन के ऊपर पहली पजल आई, 1 से 5 क्वेश्चन हमें सोल्व करने थे और पहले क्वेश्चन को लेके बैठ गए। यहाँ पे सोल्व हो नहीं रहा, बाद में पता चला 10 मिनट ख़राब करने के बाद में ये हो नहीं रहा, और बाकी के अंदर जैसे आए तो पजल्ड हो गए, टेंस हो गए और पूरा पेपर ख़राब करके आया। ऐसा हमें नहीं करना है। कुछ चीज़ जो देखो, एक चीज़, जितनी वैकेंसी आने वाली है, मान लीजिए 100 वैकेंसी आने वाली है, तो 100 कैंडिडेट्स को वो लेंगे। अब हो सकता है इसमें आपका नाम हो सकता है आपका नाम नहीं हो। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करते हुए चलना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप अटैम्प्ट करने हैं उसके अंदर सेक्शनल जो टॉपिक्स है वो सबसे पहले ख़त्म करने हैं, और हर 2-3 दिन के अंदर एक टेस्ट आपको लगाना है। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, ये नहीं देखना है कि पहले मैं यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलूँगा, उसके बाद में टेक्स्ट दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मान लीजिए आपने पहला टॉपिक उठाया टाइम एंड वर्क, उसे आपने कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए 2 दिन आपने इसके अंदर दिए, वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एवरेज, फिर रेशो, इस तरह से ये टॉपिक उठाया और लगभग 1 महीने का टाइम, मतलब कि 30 डेज आपके निकल चुके हैं। 30 डे बाद में आप पहला टेस्ट देने जा रहे हैं और P&L से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जितना पढ़ना था 10 तक के लेवल का पेपर अपना यहाँ पे आता है, बस थोड़ा सा लेवल उससे बढ़ जाता है, टॉपिक्स वही रहने वाले हैं। तो जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप देंगे उसके अंदर सॉल्यूशन भी आता है, ये मैं देखिए सॉल्यूशन आप ही को निकाल के देना है, इतनी PhD आपको नहीं करनी है। जो सॉल्यूशन आने वाला है उसी को अपने को देखना है, और जो गलतियाँ आप कर रहे हैं उससे सीखनी है और आगे बढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट और क्विजेज जो आप देंगे, इन्हीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ नहीं आती है तो यहाँ पे टॉपिक वाइज एक एक दो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जितना मुझे टाइम मिलेगा इन टॉपिक्स को मैं बताने की, किस तरीके से क्या अटैम्प्ट करना। हो सकता है एक आधा अगर अपने को टाइम मिलता है तो मॉक टेस्ट में भी यहाँ पे लगा के आपको बता दूंगा किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर हमें अटैम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकें और इसके अंदर हम एक नौकरी पा सकें। नाम के आगे जब आपके लगा होगा ना ऑफिसर, स्केल 2, स्केल 3, इनको हम स्केल 3 मतलब सीनियर मैनेजर, स्केल 2 मतलब मैनेजर, नाम के आगे लगा होगा। किसी को विजिटिंग कार्ड आप अपना देंगे, फैमिली को अपना कार्ड देंगे, आज मैं ऑफिसर बन गया, आज मैं मैनेजर बन गया, आज मैं सीनियर मैनेजर।
तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को हमेशा अज्यूम करना है। जैसे आपने फॉर्म बना, ऑफिसर बन गए, इस चीज़ को सोचते हुए ही एग्ज़ाम के अंदर हमें जाना है कि अब मैं ऑफिसर बन गया। उसी थॉट प्रोसेस के साथ मुझे अपना पेपर सॉल्व करना है और एक यहाँ पे वैकेंसी मुझे ग्रैब करनी है। तो इसी तरीके से और चीज़ें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको हम अब एंड करेंगे और ज़्यादा आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। और किसी को अगर कुछ पूछना रहे तो कमेंट सेक्शन यहाँ पे हमेशा ऑन है, कमेंट करके पूछना। उसके ऊपर हम अगर ज़रूरी रहा तो वीडियो वगैरह बनाएंगे नहीं, कमेंट के अंदर ही मैं वहाँ पे रिप्लाई देके आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस खुद के ऊपर बिलीफ रखना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिलीफ फैक्टर। ये मान के चलना मैं कर लूँगा। बहुत सारे लोग होंगे जो ये आएंगे, लेकिन बिलीफ फैक्टर के साथ में बहुत कम लोग आएंगे। तो वही चीज़ आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अनरियलिस्टिक जो टारगेट है वो अपने को सेट नहीं करने, इतना मार्क्स मुझे लेके आने हैं, ईगो के ऊपर किसी चीज़ को नहीं लेना है। ज़्यादा रिसोर्सेज हमें फॉलो नहीं करने हैं। मैक्सिमम जितनी ज़्यादा टाइम मिले उसके अंदर में पढ़ाई करनी है। यूट्यूब कंटेंट्स वगैरह के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह हमें मिलेंगे, उन सब पे उतना ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है। जो चीज़ आपको नहीं देना आती है उससे रिलेवेंट वीडियो ही हमें सीखने हैं, देखने हैं, करने हैं। तो ज़्यादा वीडियो को हम आगे नहीं खींचेंगे। जो भी आपकी क्वेरी वगैरह रहे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, उसका ट्राई करूँगा मैं जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे रिप्लाई देने की। बाकी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।